आज 10 नवंबर 2025 है और नई दिल्ली से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर आई है। हमारे एक श्रोता ने कुछ शुरुआती न्यूज़ रिपोर्ट्स भेजी हैं। ये नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ज़बरदस्त धमाके के बारे में है। जानकारी अभी भी टुकड़ों में आ रही है, तो हमारा काम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर ये समझने की कोशिश करना है कि आखिर हुआ क्या है। तो चलिए इन शुरुआती सुरागों को जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले हुआ क्या? और ये हुआ भी तो शाम के सबसे ज्यादा भीड़ वाले समय में, लगभग 6:45 बजे का वक्त, जब लाल किला और चांदनी चौक का पूरा इलाका, आप सोचिए, ऑफिस से लौटते लोग, टूरिस्ट्स, खरीदारों से खचाखच भरा होता है। बिल्कुल। ऐसी जगह पर ऐसे वक्त में कोई भी घटना अपने आप में कई गुना ज्यादा गंभीर हो जाती है। हाँ, सही बात है। जो शुरुआती जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक शाम लगभग 6:52 पर जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 के ठीक पास। वहां एक कार में धमाका हुआ और ये कोई बहुत बड़ी या असाधारण गाड़ी नहीं थी। एक हुंडई i20 जो शायद ट्रैफिक में धीरे चल रही थी या रुकी हुई थी, और फिर अचानक धमाका। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। अक्सर ऐसे मामलों में शुरुआती कुछ घंटों में ये भी पता नहीं चलता कि धमाका किस गाड़ी में हुआ। अच्छा। लेकिन यहाँ रिपोर्ट्स में साफ साफ हुंडई i20 का जिक्र है। ये जांच करने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा शुरुआती पॉइंट है। उन्हें पता है कि कहाँ से शुरू करना है। हाँ बिल्कुल, उन्हें पता है कि उन्हें किस गाड़ी की हिस्ट्री निकालनी है। और उस धमाके का असर भयानक था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि धमाके से कार में आग लग गई, और वो आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियां, ऑटो रिक्शा, सबको अपनी चपेट में ले लिया। और हम सब जानते हैं कि पुरानी दिल्ली का इलाका कितना घना है, सड़कें तंग हैं। हाँ, बहुत। वहाँ इस तरह की आग बुझाना और लोगों को निकालना कितना मुश्किल हुआ होगा। और इसी से जुड़ा सबसे दुखद पहलू है जान माल का नुकसान। सरकारी तौर पर कहा जा रहा है कि कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा थोड़ा ज्यादा है। कहीं 9 मौतें और 24 से ज्यादा घायलों की बात हो रही है। ये जो आंकड़ों में फर्क है ना, ये ऐसी घटनाओं के बाद बहुत आम है। उस वक्त जो अफरा तफरी और क्योस का माहौल होता है, उसमें पहली प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाना होती है। सही बात है। कौन कहाँ गया, किसकी हालत कितनी गंभीर है, इसका पूरा हिसाब लगाने में कई घंटे लग जाते हैं। तो शुरुआती आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। और जाहिर है दमकल की गाड़ियां और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अब यहां से ये मामला एक भयानक हादसे से बढ़कर एक बड़ी पहेली की तरफ जाता है, जांच। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ कैसे। अधिकारी अभी तक बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं। हाँ, वो इसे न तो आतंकवादी हमला कह रहे हैं, न ही कोई हादसा। और उनका ये रवैया सही भी है। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब तक फोरेंसिक टीम को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, जैसे कि किसी विस्फोटक के निशान, तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जांच को भटका सकता है। और पैनिक भी फैला सकता है। बिल्कुल। और समाज में बेवजह पर डर भी पैदा कर सकता है। वो हर एंगल से देख रहे होंगे, क्या कार में सीएनजी सिलेंडर फटा या ये एक आईईडी ब्लास्ट था। और इसी जांच में जो बात मुझे सबसे अजीब लग रही है वो उस कार की कहानी है। जैसा हमने कहा, एक आम सी हुंडई i20, पर पता चल रहा है कि असल में ये गाड़ी किसकी थी। ये कहानी बहुत उलझी हुई है। हाँ, इसकी ओनरशिप ट्रेल यानी मालिकाना हक का इतिहास काफी पेचीदा बताया जा रहा है। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कोई हैरानी की बात नहीं, बल्कि एक क्लासिक तरीका है। अच्छा। हाँ, जानबूझकर ऐसी गाड़ी चुनी जाती है जो भीड़ में खो जाए, और उसके कागजात इतने उलझा दिए जाते हैं कि जांच एजेंसियां हफ्तों तक सिर्फ पहला सिरा ही ढूंढती रह जाती हैं। लेकिन ये होता कैसे है? एक कार की ओनरशिप को इतना उलझाया कैसे जा सकता है? इसके कई तरीके हैं। हो सकता है कार चोरी की हो, उसका चेसिस नंबर बदल दिया गया हो, या फिर, और जो ज्यादा होता है, कार को कई बार बेचा जाता है सिर्फ डिलीवरी नोट पर, बिना आरटीओ में नाम ट्रांसफर कराए। ओह, तो आखिरी खरीदार का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। एग्जैक्टली। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुरानी गाड़ियों में नहीं होता। कभी कभी नई गाड़ियों को फाइनेंस कराने के फर्जीवाड़े से भी ऐसी घोस्ट गाड़ियां तैयार की जाती हैं। तो एजेंसियां सिर्फ आखिरी मालिक को नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही होंगी जिसने इस कार को एक तरह से अदृश्य बना दिया। ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, और शायद इसीलिए देश की टॉप एंटी टेरर एजेंसियां भी इस जांच में शामिल हो गई हैं। अब सवाल उठता है जगह का।
ये धमाका दिल्ली में कहीं भी हो सकता था, लाल किला के इतने पास ही क्यों? क्या सिर्फ भीड़ को निशाना बनाना मकसद था या इस जगह का कोई गहरा मतलब है? इसमें जो दिलचस्प बात है वो यही है, लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या ऐतिहासिक इमारत नहीं है। हाँ, ये भारत की पहचान का, उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यहीं से देश को संबोधित करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी आइकॉनिक जगह के पास किया गया कोई भी हमला सिर्फ लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, उसका एक सांकेतिक मतलब भी होता है, देश के आत्मविश्वास पर हमला करना। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। पुरानी दिल्ली का इलाका, चांदनी चौक, संकरी गलियां, बेहिसाब भीड़, सुरक्षा के लिहाज से तो एक दुष्स्वप्न जैसा है। बिल्कुल। यहाँ निगरानी रखना बेहद मुश्किल है। तो ये जगह हमलावरों को एक सांकेतिक टारगेट भी देती है और भीड़ में छिपने का एक आसान रास्ता भी। और इस घटना का असर भी तुरंत दिखने लगा। खबर फैलते ही मुंबई, उत्तर प्रदेश और कई दूसरे बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और ये हाई अलर्ट सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। सुरक्षा एजेंसियां हमेशा इस संभावना को लेकर चलती हैं कि ये हमला किसी बड़े और कोऑर्डिनेटेड प्लान का हिस्सा हो सकता है। अच्छा, मतलब ये अकेला हमला न हो सकता है। हो सकता है कि एक जगह हमला करके ध्यान भटकाया जाए और दूसरी जगह उससे भी बड़ा कुछ करने की तैयारी हो। तो दूसरे शहरों को अलर्ट पर रखना किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम करने के लिए जरूरी होता है। और लोकल लेवल पर भी इसका असर साफ दिखा। डर और एहतियात के तौर पर चांदनी चौक और आसपास के बाजारों में कई दुकानें बंद हो गईं। माहौल में एक अजीब सा तनाव और डर फैल गया। जाहिर है, देश के बड़े नेताओं और सुरक्षा अधिकारियों ने दुख जताया है और एक हाई लेवल जांच का वादा भी किया है। तो इस सब के बाद भी हमारे सामने कई बड़े और अनसुलझे सवाल हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, क्या ये एक आतंकी हमला था या कोई भयानक हादसा? दूसरा, अगर ये एक साजिश थी तो इसके पीछे कौन है, उनका मकसद क्या था? और तीसरा, क्या जान गंवाने वाले और घायल हुए लोगों का ये आंकड़ा आखिरी है या इसमें अभी और बदलाव हो सकता है? और इन सब से एक और जरूरी सवाल उठता है कि आगे क्या? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? हमारे स्रोतों में भी इस बात का जिक्र है कि इस घटना के बाद ऐतिहासिक जगहों, पुराने शहरी इलाकों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से देखा जाएगा। उसकी समीक्षा होगी। हाँ, समीक्षा होगी, शायद उसे अपग्रेड भी किया जाए। तो आज हमने नई दिल्ली में हुए धमाके पर आई शुरुआती जानकारी को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि यह घटना शाम के वह समय में एक ऐतिहासिक और सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर हुई। जान गंवाने वालों का आंकड़ा अभी पूरी तरह साफ नहीं है और जांच एजेंसियां इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हैं कि ये एक आतंकी हमला था या कोई हादसा। और उस हुंडई i20 कार की उलझी हुई कहानी इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रही है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जो श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। ये घटना हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हमारे शहर, हमारी ऐतिहासिक जगहें कितनी सुरक्षित है। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। एक तरफ हम चाहते हैं कि ये जगह सबके लिए खुली रहें, लोग अपनी विरासत से जुड़ें, और दूसरी तरफ हम इन्हें हर खतरे से महफूज भी रखना चाहते हैं। कोई भी शहर अपने प्रतीकों को, अपनी आत्मा को किले में बदले बिना उनकी हिफाजत कैसे कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर खोजना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।